ये गाड़ी को सामने वाला आदमी 1 महीना के अंदर फाइनेंस नहीं करवा पाएगा तो ये पैसा डूब जाएगा। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पढ़े लिखों से भी ये बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो गया। अगर मेरे को पहले पता होता है फाइनेंसर लोग फाइनेंस करने के लिए एग्री नहीं होंगे, मैं कभी भी हाथ नहीं लगाता। सेकंड हैंड गाड़ी का मतलब तो है ही कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, चाहे 6 महीने पुरानी हो। एक मैडम को बोला कि चलो भाई थोड़ा सा मेरा मदद कर दो करके, वो भी पैसा लेके भाग गई। जब कोई गाड़ी बेच रहे हो, चाहे कार बेच रहे हो, ट्रक बेच रहे हो, घर बेच रहे हो, क्या तुम बताओगे कि मेरे घर में सीलन है? दोस्तों, बहुत ही एक दिलचस्प किस्सा सामने आया है आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। कोई आरटीओ या किसी सरकार या किसी अदालत का कोई मसला नहीं है, मसला है 2 गाड़ी मालिकों का आपसी ट्रांजैक्शन का। गाड़ी का सौदा हुआ है और उसके अंदर जो है इनका झगड़ा हुआ है, और इस झगड़े में कौन सही है कौन गलत है उसी का मसला है। जो आपसी झगड़े होते हैं गाड़ी मालिकों के, ड्राइवरों के, वो हम क्यों डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्ट टीवी पर? उसका कोई इंटरटेनमेंट पर्पस नहीं है, उसका पर्पस ये होता है कि हम दूसरों के झगड़ों से खुद सीखें कि कल को हमारा किसी से झगड़ा ना हो, है ना। तो दूसरों की गलतियों से जो सीखता है वो खुद गलतियां कम करता है। तो आज की ग्राउंड रिपोर्ट में हम यही मसला डिस्कस करेंगे। ये 2 गाड़ी मालिक हैं, क्या ऐसा इनका पेच फंस गया बीच में कि डील हुई लेकिन डील टूट गई, और अब टोकन मनी को लेकर झगड़ा है कि टोकन वापस जो खरीदार है वो चाहता है कि वापस करे बेचने वाला, और बेचने वाला कहता है कि टोकन वापसी के लिए होता ही नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं अमरिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तो दोस्तों, हुआ यह है कि जो पहले ओनर हैं गाड़ी के, उनका नाम है तरसेम सिंह, रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। 40 वर्ष लगभग इनकी उम्र है। खरीदार हैं दिकेश कुमार और कौशल जैन, दोनों भाई हैं, और कौशल हैं जो पूरी डीलिंग वगैरह करते हैं। तो गाड़ी का नंबर आपकी स्क्रीन पर है, मॉडल 2021 गाड़ी यह है, और आरटीओ रायपुर में रजिस्टर हुई है। अच्छी कंडीशन में ये गाड़ी थी, ऑलमोस्ट नई गाड़ी 2021 मॉडल है, और 2022 में इनकी डील हो रही है खरीद बेच की। तो आप समझ सकते हैं कितनी इसकी कंडीशन खराब होगी, नई जैसी गाड़ी थी। तो 30 लाख रुपया मांगा गया, और लेकिन इतने पैसे वो देना नहीं चाहते थे बायर। तो एक बार बातचीत हुई, फिर टूट गई, फिर दोबारा बातचीत हुई, और फिर डील हो गई इनकी दिसंबर 2022 में 28 लाख रुपए में। 28 लाख रुपए में डील हो जाती है, और 1 लाख रुपया एडवांस टोकन कह लीजिए वो दे दिया जाता है खरीदार की तरफ से, और एक जो एग्रीमेंट लिख लिया जाता है, और एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि 1 महीने का समय है आपको, या तो पेमेंट करें पूरी या गाड़ी को फाइनेंस करवा लें 1 महीने के अंदर अंदर। अगर नहीं करा पाए तो आपका जो है 1 लाख रुपया वो टोकन है वो जब्त हो जाएगा और गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। तो ये उसके अंदर कंडीशन थी। शुरू में खरीदार ने बोला होगा कि इसको 2 महीने कर लेते हैं, लेकिन जो थे सेलर जो थे, गाड़ी मालिक जो थे, वो नहीं माने। उसने कहा कि नहीं, एक महीना बहुत होता है, अगर लोन होना होगा तो 1 महीने में हो जाता है। तो बात इनकी तय हो गई, एग्रीमेंट हो गया, और 1 लाख रुपए ले लिया, और महीना 1 शुरू हो गया। अब इसके बाद बड़ा दिलचस्प क्या हुआ कि 4-5 कंपनियों के जो थी फाइनेंस कंपनियों के पास जो नया गाड़ी मालिक था वो गया। उसमें से 2-3 कंपनियां जो थी, श्रीराम और एयू फाइनेंस, उन्होंने इस गाड़ी का फाइनेंस करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने इसका मैकेनिकल करवाया। मैकेनिकल इसके पूरा जांच पड़ताल करवाई, तो पता चला कि जो चेसी नंबर है वो रीपंच्ड है। रीपंच्ड का मतलब ये होता है कि दोबारा से लगाया गया है, चेसी नंबर सही लगाया गया है, चोरी की गाड़ी नहीं है। कई बार जब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जिस जगह पर चेसी नंबर लिखा होता है वही डिस्ट्रॉय हो गया, तो दोबारा से चेसी नंबर को पंच कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये निकला कि ये गाड़ी एक्सीडेंटल थी। और कई फाइनेंस कंपनियां इस झंझट में नहीं पड़ती कि उनको लगता है कि कल को कोई और कॉम्प्लिकेशन ना निकल आए, कोई चोरी का मसला कुछ और ना निकल आए, और हमारी गाड़ी पता लगा हम ये जब्त वगैरह हो गई और हमें जो हमारी किस्तें नहीं मिली, तो उन्होंने मना कर दिया। तो 2 चीजें हुई, एक तो 2-3 फाइनेंस कंपनियों ने मना कर दिया, और दूसरा इनको नई चीज ये पता चली कि ये गाड़ी एक्सीडेंटल। और इसके बाद एक और फाइनेंस कंपनी थी, इन्होंने खुद ही बताया, टाटा फाइनेंस शायद, तो वो तैयार थी, लेकिन वो डाउन पेमेंट ज्यादा मांग रही थी। मतलब सारे का सारा वो फाइनेंस करने को नहीं तैयार थी, शायद वो 22 लाख रुपए देने को तैयार थी। तो इसलिए इनको
1 लाख ये दे चुके थे, 27, तो 4-5 लाख रुपए और पे करना था जो इनके पास नहीं था, तो वहां से ये फाइनेंस नहीं करा पाए। अब जो इसके बाद 1 महीना निकल गया ये पूरी भाग दौड़ में, ठीक है, 1-2 कंपनियों के पास और भी गए, नहीं बनी बात। तो इसके बाद वो वापस इसके पास आते हैं, तरसेम सिंह के पास, जो गाड़ी के रियल ओनर हैं, कि भाई मेरा जो 1 लाख रुपए टोकन है वो वापस कर दो, क्योंकि फाइनेंस हो नहीं रही और गाड़ी तुम्हारी एक्सीडेंटल है और इसका जो है रीपंच किया हुआ चेसी नंबर, ये तुमने मुझे पहले बताया नहीं और इस वजह से मेरे साथ तो धोखा हो गया, तुम मेरा टोकन जो है वापस करो। अब गाड़ी मालिक का ये कहना था कि टोकन का मकसद ही होता है कि भाई अगर तुम अपनी शर्तें पूरी नहीं कर पाए 1 महीने के अंदर अंदर अपना फाइनेंस वगैरह ये वो, तो मैं तुम्हें मतलब जो तुम्हारा टोकन है वो जब्त हो जाएगा। टोकन का फिर मतलब क्या है, मैं तो किसी बात से मुकरा नहीं, तुम मुकर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। अब इस बात को लेकर ये पुलिस थाने गए। पुलिस थाने में भी बात ये हुई कि जब वहां पर दोनों को इकट्ठा किया तो उसने बोला कि इसने बताया नहीं मुझे कि चेसी नंबर रीपंच है, तो उसने बेचने वाले का ये था कि तुमने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। कहने का मतलब तुमने पूछा ही नहीं कि गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं है, तो मैंने बताया नहीं, तो मैंने कोई धोखा किया नहीं, ठीक है। तो अब ये इसमें पेच फंस गया। उसके बाद एसपी तक गई कंप्लेंट वगैरह, कुछ हुआ नहीं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट टीवी से बातचीत हुई तो उन्होंने सारा किस्सा बताया, हमारी बेचने वाले के साथ भी बात हुई, खरीदार के साथ भी बात हुई। देखिए हमारी तो ट्रांसपोर्ट टीवी की तो किसी से कोई दुश्मनी है नहीं, हमारा तो सबसे प्यार है। दोनों ही, चाहे अगर जब गाड़ी मालिक ही है, जब ड्राइवर ही हो कोई, जब हमारी कम्युनिटी का बंदा है, तो हम तो सबसे प्यार मोहब्बत रखते हैं। किसी के खिलाफ अगर बोलते हैं तो तब बोलते हैं जब लगता है कि यार किसी के साथ जबरदस्ती हो गई, किसी के साथ धोखा हो गया। तो इस केस में हमने भी सोचा कि यार अभी ये कौन सही है कौन गलत है। देखो 2-3 एस्पेक्ट है, मैं आपकी राय भी जानूंगा दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में लिखना आपके हिसाब से कौन गलत है कौन सही। पहली बात तो अगर हम खरीदार की बात करें तो 2-3 चीजें मुझे उसकी गलत लगी। पहली बात ये कि आप गाड़ी ले रहे हो 28 लाख की, ये मैंने बहुत बार पहले भी बोला है। 28 लाख की एक इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस है, उसमें आप डाल रहे हो 1 लाख। टोटल इन्वेस्टमेंट का ये 5% भी नहीं बनता, 5% भी 1,40,000 बनता है। तो आप बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी है ना, वो थोड़े बहुत पैसे अपने डालता है, 10%, 20% कुछ तो डालोगे ना, 30%, 40%, चलो कुछ तो डालो। मतलब तुम पूरे, ये ट्रेंड है, मुझे पता है कि लोग तो 30 लाख की गाड़ी होती है 35 लाख का लोन ले लेते हैं कि उसके ऊपर बॉडी भी लगवानी है, इसीलिए डूबते हैं। डूबने का कारण ये होता है कि इतनी ज्यादा किस्त हो जाती है उस वजह से कि अगर 2-4 महीने किसी वजह से, कोविड हो गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी वजह से 4-5 महीने गाड़ी खड़ी रह गई, तो आपकी किस्तें टूट जाती हैं और पूरा आपका वो बुरा समय शुरू हो जाता है। तो पहली गलती कि जब टाटा फाइनेंस से हो रहा था लोन, तो क्योंकि आपके पास 4-5 लाख रुपए भी नहीं थे और आपने इतना बड़ा सौदा कर लिया, तो एक तो गलती वहां पे मेरे से पर्सनली मैं बता रहा हूँ। दूसरा गलती ये थी कि आपको जो चीज फाइनेंस कंपनी ने बाद में ढूंढी कि ये गाड़ी एक्सीडेंटल है, रीपंच्ड है चेसी नंबर, तो वो आपको खुद ढूंढनी चाहिए थी। जब 28 लाख का सौदा कर रहे हो तो किसी मैकेनिक को 250 रुपए दो और वो अच्छे से उसको बोलो कि भी मैं 2 घंटे के लिए गाड़ी लेके जानी है, चाहे तू साथ में ले जा मैकेनिक को वहीं पर ले आओ, 5,000 रुपए दो। इतना बड़ा सौदा कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है 4-5 हज़ार से। तो आप किसी अच्छे मैकेनिक को जो आपके भरोसे का हो, उसको कभी गाड़ी चला के देख, सब नीचे ऊपर देख और मुझे बता कि इसमें क्या गड़बड़ है, तो उसको पहले ही पता चल जाता है ना। दूसरी गलती। तीसरी चीज ये है कि अगर आप को इतनी जानकारी नहीं है ट्रांसपोर्ट के धंधे में कि आपको चेसी नंबर वगैरह नहीं पता कि ये रीपंच है नहीं है, ऐसी चीजें हैं, तो आपको ट्रांसपोर्ट के धंधे में, माफ कीजिए सॉरी मेरा बनता नहीं है, लेकिन नहीं आना चाहिए। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हर बंदा इसमें पंगा ले लेता है, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया है। पढ़े लिखों से भी ये बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो गया। इतने पहले तो इसके अंदर पेच है, इतने कागजात, ये वो सब टेक्निकलिटीज, धोखाधड़ी, तो बहुत स्मार्ट होना जरूरी है, बहुत तजर्बा होना जरूरी है। नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रांसपोर्ट का काम ना करो, 28 लाख की गाड़ी तो मत खरीदो, 1,00,000, 2,00,000, 5 लाख से शुरू कर लो काम, है ना। तजर्बा होगा फिर बड़ा काम कर लेना। तो ये तो मुझे लगता है बायर के एंड पे गलतियां हुई कि उसको पहले ही चेक करना चाहिए कि भाई गाड़ी में क्या नुक्स है क्या नहीं है, सिर्फ मॉडल देख के गाड़ी लेना गलत है। अब आ जाते हैं हम सेलर की तरफ, जिसने गाड़ी बेची। उसने पहले सही क्या करा मैं वो बताना चाहता हूँ। सही ये करा कि 1 लाख रुपए लेके गाड़ी बायर को नहीं थमाई। अक्सर लोग गलती करते हैं, 28 लाख रुपए की गाड़ी होती है और 1,00,000-2 लाख लेके गाड़ी बंदे को दे देते हैं, बाद में एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, एग्रीमेंट में कोई शर्त टूट जाती है, वो गाड़ी वापस नहीं करता।
अब यहाँ पर वो सही करा उसने कि 1 लाख लेके गाड़ी नहीं दी उसने, पहला अच्छा काम करा। दूसरा मुझे जो लगा कि इससे पूरा मुझे पता नहीं है इस बात का, लेकिन उसने ये कहा कि मेरा भी लाख रुपए का नुकसान हुआ है क्योंकि उसने उस टाइम में वो गाड़ी नहीं चलाई। ये मैं अक्सर पहले बहुत बार हमारी बातचीत हुई है, जब गाड़ी आप बेचते हैं तो गाड़ी को हैंड ओवर मत करो जब तक उस बंदे के नाम पर गाड़ी चढ़ नहीं जाती, और जब तक और चाहे तुमने टोकन पकड़ लिया गाड़ी को खड़ा कर लो, मत चलाओ उसको, है ना। वो काम इन्होंने करा और ये भी सुनिश्चित करा कि तुम पहले फाइनेंस अपने नाम पे चढ़ाओ मत, तब तुम्हें गाड़ी दूंगा। ये सेलर के बहुत अच्छे पॉइंट है, कहना ही पड़ेगा। चाहे हमें खरीदार ने संपर्क करा पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सही है वो सही है। तो ये सेलर ने बहुत अच्छा काम करा कि गाड़ी हैंड ओवर नहीं करी, नहीं तो फंस जाता वो बुरी तरह से। गाड़ी तभी देनी है जब फाइनेंस उसके नाम पर चढ़ जाए या पूरी पेमेंट हो जाए और उसके नाम पर गाड़ी हो जाए, तभी गाड़ी किसी को देनी चाहिए। एनीवेज, लेकिन एक चीज अब जो है कि गाड़ी ये नहीं बताया सेलर ने कि गाड़ी एक्सीडेंटेड है, रीपंच्ड है चेसी नंबर। अब ये चीज ना अगर कानून की निगाह से देखा जाए तो इसमें शायद सेलर की कोई गलती नहीं है, लेकिन ये मॉरल क्वेश्चन है, एक निजी ईमानदारी का मसला है कि भाई आप जब कोई गाड़ी बेच रहे हो, चाहे कार बेच रहे हो, ट्रक बेच रहे हो, घर बेच रहे हो, क्या तुम बताओगे कि मेरे घर में सीलन है, मेरे घर में यहाँ पानी लीक होता है ना, बारिश आती है तो पानी घर में अंदर आ जाता है, तो क्या बताओगे या नहीं बताओगे? तो उसी तरीके से गाड़ी में बहुत नुक्स होते हैं। जब भी सेकंड हैंड गाड़ी का मतलब तो है ही कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, चाहे 6 महीने पुरानी हो। तो अब हर चीज सेलर नहीं बताता है भाई, और मैं पर्सनली कहूँ इतना सतयुग तो नहीं है कि कोई इतना ईमानदार हो जाएगा। तो ये वहां पर हाँ बता भी सकता था, वो नहीं भी बता सकता था। हाँ, अगर वो पूछता कि गाड़ी एक्सीडेंट तो नहीं है और वो कहता कि नहीं है, फिर वो झूठ हो जाता, फिर तो शरेआम झूठ था, फिर वो गलत भी था, फिर वो फ्रॉड भी था, फिर ये होता कि मतलब कि जानबूझ के धोखाधड़ी से गाड़ी बेची गई है। लेकिन इस केस में सेलर कह रहा है कि इसने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि जिम्मेवारी खरीदार की है। आपको देखना है कि मैं जो प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं वो गलत है, सही है, और जब सौदा हो गया उसके बाद तो आप कुछ नहीं बोल सकते हैं अंटिल के कोई झूठ ना बोला गया हो। सच आपको खुद पकड़ना है। आपको इतना बड़ा सौदा कर रहे हो तो जैसे मैंने कहा 4-5 हज़ार रुपये अगर आप खर्चा कर देते तो बच जाते हैं। तो अब हमारी सेलर से बात हुई, हमने कहा यार उसका भी लाख रुपए का नुकसान होगा। वो कह रहा सर आपका फ़ोन है तो मैं 10-20 हज़ार रुपये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा, कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं क्योंकि मेरा बनता नहीं है। तो हम इस केस में कुछ नहीं कहेंगे, ये बायर और सेलर के बीच की बात है। हमने इस बात को डिस्कस इसलिए करा कि आपकी राय जानने के लिए आप बताइएगा और हम सीख सकें, गलतियों से सीख सकें, दोबारा ऐसा ना हो। आपकी क्या राय है, इंतजार रहेगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपनी गाड़ी का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया था, जिसका एक्सीडेंट हो गया। मेरा क्लेम पास हो गया है और पूरा पैसा मेरे बैंक खाते में आ गया है, मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा। मैं सभी ड्राइवर भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अपना बीमा केवल ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं।